हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो है वो होता है कि अगर हम अपने देश से बाहर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम जिस भी इंस्टीट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, मार्केट रेगुलेशन या फिर प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं, वो सारा हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। जो हम एनवायरनमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं वो क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। सेकंड रहेगा एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जिस देश के अंदर रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, उस देश को फाइनेंस मिल जाए जिन रिच कंट्रीज़ से। थर्ड रहेगा करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है। फोर्थ रहेगा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, यानी कि जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स से फाइनेंस लेके दूसरे देश में जाके अपनी कंपनीज को, अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट रहेगा ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से जिस देश में हमने अपना बिजनेस करना है हमें उस देश की करेंसी मिल जाती है और इससे ट्रेड करने में बहुत हेल्प हो जाती है। ये रहेगी इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल फाइनेंस मिल जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है। दूसरे देशों का अगर हमें फाइनेंस मिल जाता है तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जब एक इन्वेस्टर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे उसका रिस्क कम हो जाता है और उसे रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, हायर रिटर्न्स। ये वही पॉइंट है कि अगर उन्हें वो दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अगर कोई भी इन्वेस्टर ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो दूसरे उसी देश में जाके बिजनेस करेगी जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट्स ज़्यादा हो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जब कंपनीज़ को लोअर लेवल का फाइनेंस मिल जाता है तो वो अपना बिजनेस और अच्छे से चला सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जब इंटरनेशनल फाइनेंस मिल जाता है किसी भी कंपनी को दूसरे देश में जाके और सस्ते कम कॉस्ट पे उन्हें फाइनेंस मिल जाता है तो वो ज़्यादा सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उससे वो दूसरे देश में जाके उस देश की जो कंपनीज़ हैं उनसे कॉम्पीट कर सकते हैं और अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हैं, लंबे टाइम तक उस मार्केट के अंदर बने रह सकते हैं। तो ये थे इसके रिवॉर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंस के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस के। ठीक है, हम दूसरे देश में गए, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वहाँ का फाइनेंस ले लिया, लेकिन उससे हमें रिस्क क्या क्या है। एक्सचेंज रेट रिस्क, यानी कि एक्सचेंज रेट जो है हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरे देश में जाके कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती ही रहती है। एक्सचेंज रेट का जो है रिस्क बहुत बड़ा है। सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि अगर किसी भी कंपनी ने दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उस देश के अंदर सरकार जो है वो इनस्टेबल है, यानी कि बार बार चेंज हो रही है, तो इससे कंपनी को बहुत बड़ा रिस्क फेस करना पड़ सकता है। उसे बार बार लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे, जिससे उसके प्रॉफिट्स और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। इसके अंदर वही है कि अगर हम अलग अलग देश के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे हमें डिफरेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, उससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी और बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा इकोनॉमिक रिस्क। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी दूसरे देश के अंदर गए, हमें वहाँ की इकोनॉमी को पहले स्टडी करना पड़ता है कि वहाँ पे किस टाइप का इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, या फिर कोई रिसेशन तो नहीं है, क्योंकि उससे हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो ये सब पहले ही हमें स्टडी करके उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए किसी नए देश में जाके। नेक्स्ट रिस्क होता है इंटरनेशनल फाइनेंस का रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ देशों के अंदर रोक लगा दी जाती है कि तुम अपना प्रॉफिट जो अपनी पेरेंट कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट हम करेंगे आज एक और छोटा सा टॉपिक जो कि है गोल्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है। अब कंपनीज है दूसरे देश में जाके अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस लगाती है, वहाँ पे बिजनेस रन करते हैं, उनका मेन गोल क्या होता है उसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ ग्लोबली, यानी कि जिस भी इन्वेस्टर ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले, डिविडेंड ज़्यादा मिले। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सबसे
बड़ा गोल होता है। सेकंड पॉइंट रहेगा इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है। थर्ड पॉइंट रहेगा मैनेजिंग ग्लोबल रिस्क। अगर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने दूसरे देश के अंदर जाके अपना बिजनेस लगाया है तो वहाँ पे उसे ग्लोबल रिस्क तो होता ही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क होता है। तो उस रिस्क को कंपनी मैनेज करने की कोशिश करती है किन प्रैक्टिसेस के थ्रू, हैजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। फोर्थ पॉइंट रहेगा कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनका मेन गोल होता है कि वो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा अच्छा सामान प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि तभी वो दूसरे देश के अंदर जो इकोनॉमी है उसके अंदर ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट पॉइंट रहेगा सस्टेनेबल ऑपरेशंस, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका मेन गोल होता है कि वो ज़्यादा अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ परचेज और सेल की यूज़ करें, एथिकल प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, अपनी मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करें, ताकि कल को कोई भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू उन्हें अगेंस्ट ना पाया जाए और उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फाइन वगैरह ना लगाया जाए और वो कॉस्ट एफिशिएंसी के अपने मेन गोल को भी पूरा कर सके। तो ये थे हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के डिफरेंट गोल्स। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।